आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ और पोलर कर्व का एरिया निकालने वाले हैं जो कि छूट गए थे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट पोलर कर्व हैं और बहुत ज़्यादा बार यूज होते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें 2-3 एक्सरसाइज इंक्लूड अपने आप हो जाएंगी। आपको एरिया निकालना है लिमिकन का। फाइंड आपको पूरा एरिया जो होता है द एरिया ऑफ लिमिकन। आपको इसका एरिया निकालना है। इक्वेशन क्या है? आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसमें कंडीशन है बी लेस देन ए। ये क्यों खास है, मैंने लिमिकन का ये एग्जाम्पल क्यों लिया, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप की क्वेश्चन जहाँ पे होगी ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पे, लेकिन ए लेस देन बी भी हो सकता है, वो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं और पोलर अपोजिट भी हो सकते हैं साइन में। मीन्स आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा और आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी बी और ए क्या है, सेम है, या बी क्या है, माइनस ए है, तो ये कर्व क्या हो जाता है, कार्डाइड। इन दोनों को बोलते हैं कार्डाइड। कई लोग केवल एक आई लिखते हैं जो कि गलत है। शॉर्ट में लिखा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो 2 आई होते हैं कार्डाइड में। कार्डाइड में क्या है, एक कार्डाइड जिसमें माइनस साइन है, A1 माइनस कॉस थीटा, ये नीचे वाला कार्डाइड। ये लगभग लगभग वैसे दिखता है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाती है कुछ कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट एक्सिस रहती है, तो इसका मुंह कुल मिला करके इस साइड को हो जाता है। और जो ये वाला कार्डाइड होता है, ये A1 माइनस कॉस थीटा वाला है ये। और जो दूसरा वाला कार्डाइड होता है वो यूं होता है और उसका मुंह इस साइड को होता है। बाकी सारा सेम रहता है। जब आप ट्रेस करेंगे दोनों में यही डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों लिमेकन के पर्टिकुलर केस होते हैं। तो लिमेकन कैसा होता है वो आपको ट्रेस करना आता है, तो लिमेकन के साथ साथ आप इन दोनों को भी आप एरिया निकाल सकते हैं। लिमेकन के साथ साथ ये दोनों भी कवर हो जाएंगे। पहले जो हमारे पास वाला लिमेकन है वो कौन सा वाला लिमेकन है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। हमारे पास जो लिमेकन है अभी वो है ए प्लस बी कॉस थीटा, और साथ ही में कंडीशन भी है बी लेस देन ए। ये मैटर करता है। क्या ये सिमेट्रिकल है? तो आंसर है यस। सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। आप एक्सिस सिस्टम बना सकते हैं एक। तो हर एक कार्डाइड क्या होता है, एक लिमेकन ही होता है, पर हर लिमेकन का कार्डाइड होना जरूरी नहीं है। तो अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, आर जीरो कब होगा। सिमेट्रिक है, किसके अबाउट है, इनिशियल लाइन। आई एल का मतलब इनिशियल लाइन लेकर के चलिए आप। दूसरी चीज जो हमें टेस्ट करनी है वो ये टेस्ट करने का आर जीरो कब कब हो रहा है। आप किसी भी ऑर्डर में टेस्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ हमारा पर्पज वो है नहीं, यहाँ हमारा पर्पज एरिया निकालना है, तो हम सीधे चाहे कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मेन मेन देख सकते हैं हम, जिससे हमारी पुराने चैप्टर भी रिवाइज होते रहे। तो आर जीरो कब कब होगा, आर जीरो होगा तो ए प्लस बी कॉस थीटा भी जीरो होगा। मीन्स कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से आर जीरो है अगर, तो कॉस थीटा माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। अब मजेदार बात क्या है, ए तो बड़ा है बी से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी। इससे आप चलिए, अगर ए बी से बड़ा है तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये जीरो कभी नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, तो ए और बी का रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाएगा और कॉस थीटा उतना कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑरिजिन को कभी पास नहीं होता है। आर मैक्सिमम कितना होगा और कहाँ तक जा सकता है, तो मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू, बाकी ए और बी तो कभी चेंज होंगे नहीं, कॉस थीटा मैक्सिमम हो सकता है +1, तो वहीं पे मैक्सिमम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक।
तो इसकी आप मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आर मैक्सिमम कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जैसे ही थीटा 0 होगा कॉस थीटा 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू ए प्लस बी होगी। और मिनिमम कब होगी? मिनिमम जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा मिनिमम का कितना होता है? -1। और कॉस थीटा -1 कितने पे होता है? थीटा इक्वल टू पाई। और मैक्स वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी। ए माइनस बी भी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, ये पहले से ही कंडीशन में जूम किया हुआ है। तो आप आर और थीटा की कुछ वैल्यू लेकर के एक टेबल बना सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी गैस मारने में कि इसका शेप लगभग लगभग कैसा है। थीटा अगर 0 है तो मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ के π/2 तक जाएगा, ये जो है a + 1/2 b तक आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप π/3 पर है, ये π/3 पे जैसे जैसे π/2 पर जाओगे आप, क्योंकि π/2 पे तो कॉस कितना हो जाएगा? इसी क्वेश्चन को देखिए आप, कॉस π/2 0 हो जाएगा, तो केवल a बचा रहेगा। ऐसे और भी वैल्यू 2/3 पाई ले लीजिए, तो ये a-1/2 भी फिर से वैसे ही, और ऐसे पाई ले लीजिए। और पाई से आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर दिखेगा वैसे नीचे ही दिखेगा। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से और भी जो चीज़ें आपको नोन है उसके हिसाब से इसको ट्रेस कीजिए, तो लेमेकन बिल्कुल कार्डाइट की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसे। जो लेमेकन है वो थोड़ा इधर से जाएगा, लेकिन बाकी सारा कार्डाइट की तरह रहेगा। ये थीटा इक्वल टू 0 है, वो क्लियर ही है हमारा, और ये थीटा इक्वल टू पाई है। तो ऐसे लेमेकन दिखता है। देखो कार्डाइट यहाँ से पास हो रहा था 0 0 से, ये पास नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कार्डाइट की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो एरिया कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि ये क्या है? सिमेट्रिक फिगर है, इसलिए 2 टाइम्स करेंगे आप। तो रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल ए अगर आप कहें तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 0 to पाई और 1/2 r² d थीटा। 0 से पाई में अपर हाफ पूरा आ जाएगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 to पाई, आर कितना है? आर है a + b cos थीटा, इसलिए ये कितना हो जाएगा? a² + b² cos² थीटा + 2ab cos थीटा और d थीटा। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को आप करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक हो सकता है कि आप कहीं से इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो cos² थीटा का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके, और cos थीटा का इंटीग्रेशन तो आपके पास है ही है। तो a² d थीटा, सबसे पहले a² d थीटा का मतलब कितना होगा? a² थीटा रन करेगा 0 से पाई तक, प्लस 2ab जो कि ऊपर है कॉपी हो जाएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? sin थीटा, और 0 से पाई तक, प्लस आप यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान दीजिए, जो cos² थीटा है उसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 + cos 2 थीटा बाई 2। तो b²/2 कॉमन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। b²/2 कॉमन आ चुका है। 1 + cos 2 थीटा का वो होता है थीटा + sin 2 थीटा बाई 2, और 0 to पाई। ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिए। ये स्क्वायर पाई आ जाएगा, प्लस 2ab सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि sin पाई भी 0 sin 0 भी 0, b² बचा रहेगा, और b² के साथ 2 भी है। जब थीटा पाई है तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद sin 2 पाई भी 0 हो जाएगा, और 0 में भी 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं।
और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे आपने इस लिमिकन का निकाला है तो एक पर्टिकुलर केस है जब बी और ए इक्वल होंगे, हो सकता है बी इक्वल टू प्लस से हो या बी इक्वल टू माइनस से हो, तो आपको दो कार्डाइड मिलते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अब इस लिमिकन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं और थोड़ा डिफिकल्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू लूप्स ऑफ द लिमिकन। अब देखो वो लिमिकन की इक्वेशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गई है। इक्वेशन वही है, आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन इस बार क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। मतलब यहाँ पे दो लूप बनेंगे, तो सम ऑफ एरिया निकालना, बेसिकली क्वेश्चन वही है कि आपको दो लूप का एरिया अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं जैसे पिछले वाले उसमें बढ़े थे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको मोटा मोटा ट्रेस्ट कर लीजिए और गैस मार दीजिए दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये कर्व सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के अराउंड। आर जीरो कब हो रहा है, क्या आर जीरो हो सकता है क्या? तो हो सकता है अगर ए प्लस बी कॉस थीटा जीरो हो जाए, मीन्स कॉस थीटा का कितना हो जाए, माइनस ए अपॉन बी हो जाए। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है, इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो इस वैल्यू को आप मान सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी, या इसको आप अल्फा कह दीजिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू, इसको अल्फा कह दीजिए। आपने इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी को आपने कितना लिखा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी। तो कॉस अल्फा कितना होगा, नेगेटिव होगा। इस पर्टिकुलर को हमने अल्फा ही नाम दिया, नया कुछ नहीं किया है। कॉस अल्फा को कॉस थीटा को नेगेटिव है, इसलिए ये अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच होगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, क्योंकि कॉस नहीं तो नेगेटिव नहीं होगा। साथ ही में इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में हम क्या बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब कॉस थीटा 1 होता है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। कर्व ये है, अगर थीटा 0 लिया तो कॉस थीटा 1 होगा और आर मैक्सिमम होगा। इसके बाद मिनिमम भी हो सकता है, कब, जब कॉस थीटा -1 हो, मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई हो ए माइनस बी। सेम टू सेम पिछला ही क्वेश्चन है ये, पर इस बार ये नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कंडीशन चेंज हो चुकी है, ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव है। क्या कंडीशन चेंज हुई है, बी ग्रेटर देन ए, इसलिए ए माइनस बी इस बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप थीटा और आर की कुछ वैल्यू रख सकते हैं जिनसे आपको गैस आ जाए कि कहाँ पे क्या दिखता है। वैसे आपको ट्रेस करने के लिए तो सारी वैल्यू निकालनी होंगी, आपको 10 5 ही निकालना होगा और एसमटूट वगैरह सारे टेस्ट करने होंगे। तो आप, मैं कुछ ही वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे आपने एक वैल्यू 0 पे देख लिया, ये मैक्सिमम है, जब 0 है तो मैक्सिमम है। फिर पाई बाय 3 पे कितना है, जैसे पिछली बार था ए प्लस बी बाई 2, फिर पाई बाय 2 भी होगा, तो ए। उसके बाद अल्फा आ जाएगा, तो वहाँ पे 0, पर मान के चलो अल्फा से बड़ा है लेकिन पाई से लेस है, अल्फा लेस देन थीटा लेस देन पाई है, तो इसमें नेगेटिव ही रहेगा पूरे रीजन में, और पाई पे फिर से ए माइनस बी। तो जो जानकारी आपके पास है उस जानकारी के हिसाब से इस कर्व को ट्रेस कीजिए आप, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कह दीजिए, इसे वाई एक्सिस कह दीजिए। तो जैसे 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 थीटा 0 यहाँ पे होता है तो आर मैक्सिमम है ए प्लस बी यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको पता है टेंजेंट निकालोगे तो वर्टिकल लाइन आती है, तो यहाँ पे तो कर्व ऐसे दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि ये टेंजेंट है। इसके बाद ये बढ़ता बढ़ता जाएगा और यहाँ, और फिर आर 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसा। आप यहाँ पे केवल जो मेन पॉइंट है उनको लिख सकते हैं। जैसे लूप थोड़ा करेक्ट नहीं बनी हुई है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ऐसी होगी कुछ कुछ।
अगर मिटा होगा तो पूरा ही मिटेगा। चलो पूरा नहीं मिटा। ये लूप जो है कुछ कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, सिमेट्रिक है। लेकिन आपको मेन मेन पॉइंट मेंशन करने होंगे, जैसे ये कौन सा है, a माइनस बी कॉमा पाई। साथ ही में यहाँ पे जो ये टेंजेंट होगा कुछ कुछ ऐसे होगा, जो टेंजेंट होगा यहाँ पे ये लाइन जो है कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी की है। ये लाइन कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी, जहाँ पे आर तुरंत जीरो हो गया। उसके बाद ये लाइन तो वर्टिकली है, जो टेंजेंट होगा यहाँ पे ये वर्टिकली होगी। बाकी सारा हमारे पास, बाकी जानकारी जो भी है हमारे सामने पर है। तो दो लूप कौन कौन सी हैं? एक तो ये बड़ी वाली लूप है और एक छोटी वाली लूप है। तो सम ऑफ लूप कितना हो जाएगा, सम ऑफ एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स कर लो आप। किसका? इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ तक जा रहा है, अल्फा तक जाएगा, 1/2r² डी थीटा प्लस जो ये छोटी वाली लूप है ये अल्फा के बाद स्टार्ट हो रही है। जैसे थीटा बदलेगा थीटा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, कॉस इनवर्स ए बाई बी अल्फा तक जाएगा तो आर जीरो हो जाएगा। उसके बाद अल्फा से जब पाई पर जाएगा तो ये लूप बनेगी। तो यहाँ लिमिट आप अल्फा से पाई रखेंगे और 1/2r² डी थीटा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी सारा तो सेम ही है। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स, 2 वैसे एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर भेज सकते हैं। तो इसकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई r² डी थीटा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, किसी फंक्शन को 0 से अल्फा तक इंटीग्रेट किया, फिर अल्फा से उससे आगे तक इंटीग्रेट किया तो एक ही लिमिट में आप उसे लिख सकते हैं। और हाफ कहाँ चला गया, 2 के साथ एक दूसरे को उसने कैंसिल कर दिया। तो इसके बाद क्वेश्चन फिर से वही हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और उसे आप कर सकते हैं। इसको अब आप इसके बाद स्टेप बाय स्टेप वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आपने पिछले वाला किया है। तो इस पर आप ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। चलो अगली एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर रूप। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर या स्मॉलर, क्योंकि दो लूप बनेंगे इसमें, लूप ऑफ द कर्व। यहाँ पे लार्जर स्मॉलर का मतलब है आप एक एक करके दोनों को निकालिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर एरिया एंड स्मॉलर एरिया, या ऐसे पूछा जा सकता है फाइंड द सम ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एरिया, या कुछ भी किसी भी टाइप का हो सकता है। इसलिए मैंने लार्जर और स्लैश स्मॉलर कर लिया है। हम लार्जर एरिया भी निकालेंगे स्मॉलर भी निकालेंगे। उसके बाद अगर रेशियो पूछा गया है तो रेशियो निकाल दीजिए, सम पूछा गया है तो सम निकाल दीजिए, या कुछ और पूछा गया है तो वो भी निकाल दीजिए। इसमें ऑफ कर्व क्या है, r इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ये दिखता कैसा है, तो ट्रेसिंग आप कैसे करेंगे, सिमेट्रिकल है क्या, पहला फैक्ट तो वही है। तो यस, सिमेट्री तो है। और इनिशियल लाइन के अराउंड, इनिशियल लाइन के अराउंड ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो आर जीरो हो सकता है क्या इसके लिए, जैसे पहला स्टेप ये हो गया तो दूसरा स्टेप का आप ये टेस्ट कर सकते हैं, क्या ये कर्व आर इक्वल टू जीरो हो सकता है इस कर्व के लिए। तो हो सकता है अगर cos 2 थीटा माइनस 1/2 हो जाए। तो बोलने का मतलब क्या है, 2 थीटा को कितना होना पड़ेगा, 2π/3 प्लस या माइनस। तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 2π/3 पे भी होगा, 4π/3 पे भी होगा, दोनों पे होगा। आप पूरा रोटेशन ले सकते हैं, सारी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है।
दोनों मतलब चारों वैल्यू है ये, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए थीटा कितना होगा? और प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे इस वाले में भी। तो थीटा जो है 4 बार 0 होगा। कब कब? प्लस पाई बाय 3 पे, माइनस पाई बाय 3 पे, प्लस 2 पाई बाय 3 पे और माइनस 2 पाई बाय 3 के। तो सबसे बड़ा रेडियस वेक्टर क्या आ रहा है? आप थोड़ा इन पे टेस्ट कीजिए कहाँ से कहाँ तक क्या आ रहा है। एक तो जब थीटा कितना होगा, माइनस पाई बाय 3 है वहाँ पे 0 है, उसके बाद प्लस पाई बाय 3 पे 0 है, और सिमेट्रिक भी है कर्व, ये हमने पहले ही बोला है। तो माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3 टोटल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच? उतनी बड़ी लूप ये बनने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार एक एक्सेस सिस्टम भी बना सकते हैं जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले। जो एक टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा कुछ कुछ, और दूसरा टेंजेंट होगा वो कुछ कुछ ऐसा होगा। तो शायद ये थोड़ा रोटेशन इनका सही नहीं है, इतना ठीक होगा पाई बाय 3 बनाने के लिए। आप ये चीज़ जरूर देखिए, माइनस पाई बाय 3 से प्लस पाई बाय 3 के बीच में एक बार 0 भी जरूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन है जो आपके पास, इसको देखिए, माइनस पाई बाय 3 पे आर 0 है, प्लस पाई बाय 3 पे फिर से आर 0 है, तो इसके बीच में मैक्सिमम कहाँ पे है ये? जहाँ पे cos 2 थीटा प्लस 1 है और वो है थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में जो 0 पॉइंट पड़ता है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, और वही मैक्सिमम वैल्यू है। तो लगभग यहीं कहीं मान के चलिए, तो इधर भी उतना ही आएगा फिर। तो 3/2 डिस्टेंस आएगी। आप इसको ट्रेस करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे टेंजेंट है एक वर्टिकल लाइन, और फिर ये घट के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए यहाँ भी आएगा और यहाँ से घट के यहाँ। आप और चीज़ें भी टेस्ट कीजिए। जो ये लाइन है इनका नाम आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। ये कर्व ट्रेसिंग से सारा क्लियर ही होना चाहिए। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, ये 2 पाई बाय 3 होती है, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। और उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनस पाई बाय 3, इसको आप माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइड है। इसको आप माइनस 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए अगली लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका तो हमने पता कर दिया। लूप का पता कैसे चला हमें? माइनस पाई बाय 3 पे भी वैल्यू 0 है, उसके बाद प्लस पाई बाय 3 पे भी वैल्यू 0 है, और कर्व सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ से ये, अगर मैं आपको इससे दिखाऊं, माइनस पाई बाय 3 पे भी रेडियस 0 है, प्लस पाई बाय 3 पे भी रेडियस 0 है, और उसके बाद कर्व सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ से जहाँ भी जाएगा घूम के फिर यहीं पे आएगा, इसलिए यहाँ पे लूप है। पर वो लूप कहाँ तक जाएगी उसके लिए मैंने ये देखी, जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ पे cos 2 थीटा जहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब अगले की बात करते हैं। एक लूप और है इसकी, कैसे पता चला? टेस्ट करके देखिए। रेडियस फैक्टर कहाँ से है? 1/3 से 2 पाई बाय 3 के बीच टेस्ट कर लीजिए। जो पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3, इनके बीच में पाई बाय 2 भी है। तो आप देख सकते हैं पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 दोनों पे वैल्यू कितनी होनी है? आर की 0 होनी है। पाई बाय 3 पे भी 0 है, और इसके बाद जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ते रहेंगे और 2 पाई बाय 3 यहाँ तक आएंगे, तो कर्व जैसे भी होगा फिर घट के कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहाँ पे आएगी इसकी? पाई बाय 2 पे। जैसे वो पाई बाय 2 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। कैसे? आप उसमें पाई बाय 2 रख के देख लीजिए। जो ये कर्व है, कर्व की क्वेश्चन आपके सामने पर है, इसमें cos 2 थीटा में थीटा की वैल्यू आप बदलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि cos और साइन आपको पता है किस हिसाब से बढ़ते हैं और किस हिसाब से घटते हैं। तो आप पाई बाय 3 से बढ़ते 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 2 पाई बाय 3 तक जाइए।
तो आप देखेंगे ठीक पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है न्यूमेरिकली, और वो है 1/2। तो ये लूप भी कंप्लीट हो गया, और वैसे ही ये लूप भी कंप्लीट हो गया। तो इसकी टोटल कितनी हो गई? 4 लूप। इन 4 लूप का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले आप बड़ी वाली लूप का एरिया निकाल दीजिए। बड़ी वाली लूप का एरिया आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक लूप ही है इस साइड। कई तरीके में ये है कि पूरे का ही निकाल दीजिए, या छोटे का निकाल के उसे डबल कर लीजिए। तो अगर मैं बड़ी लूप का निकाल दूं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ लार्जर लूप, लार्जर लूप क्लियर है फिगर से। ये लार्ज इसलिए है क्योंकि ये डिस्टेंस 3/2 है, ये छोटी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस 1/2 है। आप लिख सकते हैं ये 3/2 है और ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2। तो लार्जर लूप का एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन 0 टू π/3, और 2 टाइम्स कर दीजिए इसे तुरंत। क्यों? 0 का मतलब ये लाइन है थीटा इक्वल टू 0, लेकिन कर्व कहाँ से? -π/3 से स्टार्ट है, +π/3 तक है, तो सिमेट्रिक है। तो 0 से π/3 कर लीजिए और उसका 2 टाइम कर लीजिए, और इक्वेशन क्या होती है? 1/2 r² d थीटा। इसके बाद अब आप आगे ठीक वैसे ही बढ़िए जैसे आप लिमिकन के केस में बढ़े थे। मैं इसे आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद सेम टू सेम वही आना है। 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/3 बचा रहेगा, r² d थीटा। r² मीन्स 1/2 प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर d थीटा। तो इसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लीजिए, और जहाँ पे जो है cos 2 थीटा है, एक स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ और हिंट दे देता हूँ आगे कैसे बढ़ना है। वैसे आप समझ गए होंगे। तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 1/4 प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2ab कितना आ जाएगा? cos 2 थीटा। तो 1/4 का इंटीग्रेशन तो π/3 भी जरूर लिखिए आप, केवल पाई से नहीं होगा, यहाँ पे लिमिट्स डिफरेंट है। π/3 से क्या हुआ? जैसे 1/4 है इसका तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा, cos 2 थीटा का भी निकल जाएगा, 1/2 sin 2 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा का कैसे निकलेगा? तो इस टर्म को आप लिख लीजिए 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, मतलब cos 2a वाला फॉर्मूला लगाइए, जैसे कि हम करते ही आ रहे हैं। तो इसके बाद इंटीग्रेशन कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए फाइनल आंसर लिख लेता हूँ। अगर आप करेंगे तो आप मैच कर सकते हैं। और स्मॉलर लूप, एरिया ऑफ स्मॉलर लूप। तो स्मॉलर लूप कहाँ से कहाँ के बीच बनी हुई है? तो 2 लूप है। आप नीचे वाली की भी बात कर सकते हैं, ऊपर वाली की भी बात कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं ये वाली ले सकता हूँ π/3 से -2π/3 वाले के बीच की। तो एरिया कितना आ जाएगा? सेम टू सेम वही इंटीग्रेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिमेट्रिक ये π/2 वाली लाइन है, ठीक इसके इधर भी है इधर भी है। तो मैं पूरे का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। 2 से मल्टीप्लाई तब करोगे जब आप इसके केवल आधे का एरिया लोगे, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था। पिछले वाले में अगर -π/3 से +π/3 तक इंटीग्रेट करते तो भी आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि पूरी लूप का एरिया निकल चुका है। तो इस वाले केस में देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सीधे पूरी लूप ले रहा हूँ, π/3 से 2π/3 तक बनी हुई है वो, बस। और उसके बाद 1/2 r² d थीटा। इसके बाद फिर सेम टू सेम आप वैसे ही आगे बढ़िए जैसे पिछले में बढ़े हैं। इसे आप क्या कितना लिख सकते हैं? एक स्टेप मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/2 π/3 to 2π/3 r² d थीटा। r² कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस cos 2 थीटा और होल स्क्वायर d थीटा। सेम टू सेम वैसे आगे बढ़िए जैसे कि पिछले वाले में आप आगे बढ़े थे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जर जितनी लूप्स हैं सारे लूप्स का एरिया निकालिए, तो आप 2 टाइम्स कर दीजिए पिछले वाले का। स्मॉलर कितनी है उनका एरिया निकालिए, वो भी आप निकाल सकते हैं, या केवल एक ही भी पूछा जा सकता है स्मॉलर का निकालिए।
उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जर लूप का स्मॉलर लूप के साथ रेशियो कितना है, या लार्जर लूप का जो एरिया है प्लस स्मॉलर एरिया का सम कितना है, या लार्जर एरिया और स्मॉलर एरिया का डिफरेंस कितना है। तो कुछ भी पूछा जाए तो मेन जो फंडामेंटल चीज़ है हमें इसमें निकालने लायक वो क्या है, लार्जर लूप का एरिया और स्मॉलर लूप का एरिया। तो जैसे ये दो एरिया आपने निकाल दिए तो क्वेश्चन लगभग लगभग पूरा हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एरिया बिटवीन टू पोलर कर्व्स। आपको एरिया निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ द कर्व, फाइंड एरिया ऑफ द कर्व। कर्व क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो कर्व सिमेट्रिक है, कर्व अराउंड द पोल, इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 के अराउंड सिमेट्रिक है, अबाउट द पोल भी सिमेट्रिक है। आर इक्वल टू 0 रखिए, क्योंकि अब ये करने की हमें ज़रूरत नहीं रह गई है, हम बहुत बार कर चुके हैं। अब क्या कर लीजिए, आर इक्वल टू 0 रखिए तो कॉस 2 थीटा 0 होगा, और कॉस 2 थीटा 0 कब होगा, जब 2 थीटा कितना हो जाएगा, π/2, क्योंकि कॉस π/2 हमेशा कितना होता है 0। तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, प्लस माइनस π/4, माइनस π/4 पे 0 है, उसके बाद थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते प्लस π/4 पे 0 आ रही है, इसका मतलब एक लूप है। और कॉस क्योंकि एक जैसा बढ़ता है इसलिए 0 पे मैक्सिमम आएगा, थीटा इक्वल टू 0 पे, क्योंकि माइनस π/4 और प्लस π/4 के बीच में 0 होता है। तो जहाँ पे थीटा 0 होगा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नहीं तो आप ये उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं कर्व की इक्वेशन से। तो जैसे इतनी जानकारी मिल गई इतने से आप कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। ये जो है लाइन आप खींच सकते हैं, ये माइनस π/4 हो गई, ये प्लस π/4 हो गई, यह थीटा इक्वल टू π/4। इसे आप माइनस π/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वाले एंगल को आप मेजर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे आप आर आगे बढ़ाओगे फिर प्लस π/4 पे 0 हो जाना है इसने। तो जैसे इस साइड बन गया तो वैसे इस साइड भी होगी है। तो इसमें दो लूप है, ये डिस्टेंस ए होगी, ठीक थीटा इक्वल टू 0 पे। कैसे पता चला, अगर थीटा 0 है तो आर इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस ए। तो एक ए इस साइड हो गया तो माइनस ए इस साइड हो गया, आप दोनों को ए लिख सकते हैं। तो अब आपको निकालना क्या है, दो लूप का एरिया निकालना है। हमारे पास दो लूप है, तो एरिया कैसे निकल जाएगा, होल एरिया अगर आप निकालें तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन लूप। एरिया ऑफ वन लूप, कोई भी एक लूप उठा लीजिए, मैं तो इसी वाली लूप को देखूंगा। इस वाली लूप में अभी हम क्या कर लेंगे, या तो माइनस π/4 से प्लस π/4 तक पूरी लूप का एरिया निकालिए, नहीं तो आप 0 टू π/4 के बीच का निकाल दीजिए, एक लूप के आधे का। तो 2 टाइम्स कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन लूप। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ माइनस π/4 से प्लस π/4 तक, और किसका, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा का। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन माइनस π/4 टू प्लस π/4, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो इसके बाद आप क्या कर लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अब यूज कर लीजिए। और शुरू में अगर आप 0 टू π/4 कर ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अब कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 0 टू π/4 कर लीजिए इसे। और अगर आप स्टार्टिंग में ही 0 टू π/4 कर लेते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि अगर आप 0 टू π/4 करते तो केवल ये एरिया आप निकालते, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। इस बार मैंने माइनस से प्लस तक कर लिया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो 2a² cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 और 0 to π/4। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी उतना मुश्किल क्वेश्चन रह नहीं गया है। तो 2a² और 2 तो यहाँ आएगा ही, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो जब थीटा π/4 है तो sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 0 पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर 1 ही हो जाएगा। तो 2a²/2 मीन्स a²। तो इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका एरिया कितना है। इस जो इसका एरिया अगर कैपिटल ए है तो पाई टाइम इसका एरिया इज सेम एज एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो ए है, ए रेडियस का अगर आप सर्कल बनाते तो उसका एरिया कितना होता है? πa²। और इसका एरिया केवल कितना है? a²। तो पूछा जा सकता है कि सर्कल का एरिया और इसके एरिया का जो रेशियो है वो पाई है। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। मेन चीज यही है कि एरिया कैसे निकालना है इसका। तो इसके साथ ही कर्व, जितने भी कर्व का हमने एरिया निकालना था तो काफ़ी मैक्सिमम का हम निकाल चुके हैं। जो छूट गए उन्हें आप कर लीजिए। अगले लेक्चर्स में हम पोलर कर्व के बीच का एरिया निकालना सीखेंगे। थैंक यू।